Good evening, my dear ones. I am Yogesh Kumar. So, today I will teach you voice. As you very well know about voice, I will explain you more about voice. Before I start this chapter, I will request you to subscribe, like, share, and comment on this channel. Please subscribe, like, share, and comment. ओके तो एक बार पुनः मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो अब शुरुआत करते हैं वॉइस से। वॉइस दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को अब हम हिंदी में कृतवाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य है। यानी एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में कर्म की यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। अब इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें अपने आप ही आ जाएगा कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करें। तो सबसे पहला रूल है हमारे सामने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, इसके बाद नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना है। लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो कंटिन्यूस टेंस के लिए उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और बीइंग आएगी, ना कि नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। कहने का मतलब है जो कंटिन्यूस टेंस है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग का हमें प्रयोग करना है। फिर तीसरा जो हमारा नियम है वो है वर्ब की हमेशा, ये याद रखिए कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, यानी इसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की। फिर फोर्थ रूल, इसके बाद बाइल रखेंगे। फिर फिफ्थ रूल है ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट रखेंगे। कहने का मतलब पहले हमने सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट रखा था, अब ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट रखेंगे। फिर अब सिक्स्थ जो रूल है, अब जो बाकी बचे हुए अदर वर्ड्स हैं वो वैसे की वैसे ज्यों की तो रख देंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने ये आती है कि ऑब्जेक्ट को हम पहचाने कैसे। तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि मेन वर्ब के जस्ट बाद जो भी नाउन होता है वह ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन मेन वर्ब और नाउन के बीच में कोई प्रीपोजिशन जैसे इन, इनटू, ऑन, ऑफ एसेट्रा नहीं होने चाहिए, अन्यथा वे अदर वर्ड्स होंगे ना कि ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल भी है, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। इसमें जो टू आया है प्रीपोजिशन है और स्कूल एक नाउन है। इस टू के कारण से जो स्कूल है वो अदर वर्ड्स कहलाएंगे न कि ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में ये आशंका या शंका उठ रही है कि फिर ऑब्जेक्ट को पहचानने का क्या नियम है। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए देखिए, अब आपको स्क्रीन पे एक सेंटेंस नज़र आ रहा है, राम मैक्स ए कार। तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मैक्स मेन वर्ब हो गई, ए आर्टिकल है और कार नाउन है। तो ए कार क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये याद रखिए, अगर आर्टिकल आता है किसी भी नाउन से जस्ट पहले तो वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा, लेकिन प्रीपोजिशन होने पर वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो क्या कहलाएगा, अदर वर्ड्स कहलाएंगे। यानी उसका इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे। अब देखिए, आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के जस्ट बाद में क्या होगा, जो नाउन ऑब्जेक्ट होगा। शर्त ये है कि उन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल्स हो सकता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैंने आपकी सुविधा के लिए एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया है, एक सूत्र का निर्माण किया है और जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट रखा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई नेक्स्ट टेंस की, किसी भी कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को छोड़कर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट रखा हुआ है, बाकी वैसे के वैसे रहता है। अब रूल 11 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, प्रोनाउन संबंधी नियम है ये। इसमें मैंने आपको 3 श्रेणियाँ करके बता रखी है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। सब्जेक्टिव में ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ये सब कुछ हो गया। ऑब्जेक्टिव केस है, ही का हिम होगा और पजेसिव इसका हिज होगा। शी का हर, हर्स, हर हो गया और पजेसिव में हर और हर्स हो गया। और ऐसे ही इट का ऑब्जेक्टिव इट हो गया और पजेसिव इट्स हो गया।
इसी प्रकार से बाकियों का भी है, जैसे आई का मी हो गया और पजेसिव माई या माइन हो जाएगा। वी का अस हो गया ऑब्जेक्टिव और पजेसिव अवर और अवर्स हो जाएगा। फिर यू का यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन पजेसिव योवर और योवर्स हो जाएगा। दे का देम ऑब्जेक्टिव हो गया और पजेसिव देयर और देयर्स हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग जो अपने योर्स ओबेडेंटली वगैरह क्यों लिखते हैं, वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये एक तरीका होता है, एक क्या कह सकते हैं कि आपको एक डिसिप्लिन होता है। अब 13th रूल है इसका। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कई ऐसी भी वर्ब होती है जिनका तो ये बनता ही नहीं है, यानी उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बन पाता है। आपको ऐसी वर्ब कौन सी होती है वो मैं वही यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इन्हें ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझिए, राम स्लीप्स इन द मॉर्निंग। यहाँ जो स्लीप है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उपयुक्त सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। यानी जिस वर्ब का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं वो तो ट्रांजिटिव, और जिस वर्ब का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो एक तरीके से सिंपल हो गया कि जो वर्ब अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, और जो कैरी करती है वो क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम लर्निंग ए लेसन। इसमें गोइंग टू स्कूल में कोई भी इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन पैसिव वॉइस में नहीं हो सकता है, जबकि आई एम मेकिंग ए कार इसमें हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे राम मेक्स ए कार, शी इज राइटिंग ए लेटर। इसमें आप देख रहे हैं जो राम मेक्स ए कार है उसमें एक कार के द्वारा हम वापस से इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब और ऐसे ही ए लेटर के द्वारा भी हम सेकंड वाले को हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन हमने जो पहले वाला सेंटेंस देखा था उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता था। यानी जिसके साथ आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें वो पैसिव वॉइस बनाने वाली वर्ब वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और जो नहीं बना सकती वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू पैसिव वॉइस। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं पहले। तो एक्टिव वॉइस हमारे सामने सीता सिंग्स ए सॉन्ग है, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले आप देख लीजिए, सीता सब्जेक्ट हो गई, सिंग्स मैन वर्ब हो गई, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड्स कुछ है नहीं। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ए सॉन्ग इज संग बाय सीता। इसको और मैं आपको डिफाइन करूँगा आगे। तो पहले रूल्स देख लेते हैं अपन। अब रूल 17 है, ज़रूरत के अनुसार बाई स्ट्रक्चर में प्रयोग किया भी जा सकता है और कुछ जगह नहीं भी। बाई के स्थान पर एट, टू, विद आदि का प्रयोग किया जाता है। अब एक ऐसा भी रूल होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बाई का प्रयोग के बाद यानी बाई ही पूरा हट जाएगा, वो हम आगे वाले रूल में देखते हैं। और जो मैंने ये 8, 2 विद या ये वाला 17 रूल बताया है उसका भी प्रयोग मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो जो मैं अभी बात कर रहा था उसी रूल का आप स्क्रीन पे डिस्प्ले पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, कैसे पता करें कि बाय के बाद वो सब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो वन, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी, नो वन, पुलिस, पब्लिक, अस, देम, एसेट्रा या अंडरस्टूड सब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाय के बाद इन्हें नहीं लिखा जाता है। लेकिन सेंटेंस का अगर अर्थ फिर भी हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हम उसको क्लियरिटी के लिए लिख भी सकते हैं। इसके उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन पे आपको एक्टिव वॉइस नज़र आ रहा है, पुलिस कॉट ए थीफ रेड हैंडेड। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ए थीफ आ गया ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब वाज आ गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कोट आ गई और बाय प्लस
पोलिस वो हटा दिया, क्योंकि ये अंडरस्टूड भी है और मैंने अभी नियम लिखा है उसके अनुसार है। तो ए थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड, ये रेड हैंडेड है वो अदर वर्ड्स है। ऐसे ही और भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं सेंटेंस। समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो माई पेन हैज़ बिन स्टोलन। अब हमने इसमें भी बाई प्लस समवन नहीं लगाया है। थर्ड है पीपल स्पीक्स इंग्लिश ऑल ओवर वर्ल्ड, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। अब यहाँ पर भी क्या गायब हो गया, बाई पीपल गायब हो चुका है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि कुछ ऐसे हैं जिनके बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लगाया जाता है। अब बाकी की जो स्ट्रक्चर है, बाकी के रूल्स हैं, बाकी के सेंटेंसेस हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और वो याद करने में भी थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए मैंने ये निश्चय किया कि आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं समझा दूँ, थोड़ा थोड़ा करके आपको ये समझ में भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो अब इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मैं आपसे एक बार पुनः वही निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि क्या मुझे इसमें और सुधार करना चाहिए। तो एक बार पुनः आपका धन्यवाद।